चंदा मामा दूर के पुए पकाएं बूर के, आप खाएं थाली में, चंदा को दें प्याली में। लोरियों में भी गजब का जादू होता है। जीवन में कैसी भी मुश्किलें चल रही हों, मन सुखी हो या दुखी, एक बार चंदा मामा की कहानी शुरू हो जाती तो लगता आकाश मुट्ठी में सिमट गया है। चंदा मामा के घटने बढ़ने से जुड़ी बच्चों की जिज्ञासाएं उन्हें ऐसे अंतरिक्ष में पहुंचा देती हैं कि वो मामा की तरह ही आकाश के सारे तारों को हरा देने की ताकत से भर जाते हैं। बच्चा गरीब का हो या राजा का, अगर वो ज्यादा मनमानी पे उतर आता है तो उसे पटरी पर लाने के लिए मन को कड़ा करने की जरूरत होती है। सिर्फ दंड ही नहीं, कभी कभी इस प्रकार का निर्वासन बच्चे की सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। कुछ ऐसी ही कहानी है स्वर्णकेशी की। जादू, तिलिस्म, माया जाल सब छोटे पड़ जाते हैं जब राजकुमार अपनी लड़ाई जीतने की राह पर बुलंद हौसलों से चल पड़ता है। आइए आनंद लेते हैं बुंदेली लोक कथा स्वर्णकेशी का और स्वागत करते हैं बुंदेली साहित्यकार डॉक्टर उषा सक्सेना का। नमस्कार उषा जी। नमस्कार नीलम जी। हाँ उषा जी, मन के मौसम को इंतजार है आपकी नई लोक कथा स्वर्णकेशी का, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बुंदेलखंड के छोटे से राज्य में 4 मित्र बड़े प्यार से रहते थे। जी। उनकी मित्रता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनमें एक था उस राज्य का राजकुमार, दूसरा बढ़ई का पुत्र, तीसरा लोहार का बेटा और चौथा बहेलिये का। अच्छा, बड़े अलग अलग ढंग के दोस्त हाँ, हैं। राजकुमार राजा का इकलौता कुंवर था, हम्म। इसलिए बहुत ही नटखट था। हम्म। उसकी एक अजीब आदत थी। गांव की स्त्रियां जब कुएं से पानी भरकर ले जाती तो वह गुलेल से उनके घड़े फोड़ देता। अरे। स्त्रियों ने तांबे और पीतल के कल से कसेड़ियां बनवा ली, हम्म। उनमें पानी भरकर ले जाने लगी। हम्म। राजकुमार ने लोहे की गोलियां बनवाई और गुलेल से निशाना साध कर उन्हें भी फोड़ने लगा। हाँ, माना नहीं वो। हाँ, माना नहीं। विवश होकर सबने राजा से राजकुमार की शिकायत की। हम्म। राजा बड़े ही न्यायप्रिय थे। उन्होंने राजकुमार को समझाने का प्रयास किया। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैं क्या करूं? मैं चाहने पर भी अपना स्वभाव नहीं बदल पाता। क्या गुलेल बात है। गुलेल से निशाना साधने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। हम्म। राजकुमार का उत्तर सुनकर राजा दंग रह गए। हम्म। वे प्रजा वत्सल थे, प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय थे। विवश होकर उन्होंने कहा, पुत्र, यदि ऐसा ही है तो मैं तुम्हें 7 साल के लिए निर्वासन का दंड देता हूँ। अरे, ये तो बहुत भारी हो गया। हाँ, 7 साल तुम्हें राज से बाहर रहना होगा। इतना समय तुम्हें अपने आप को सुधारने के लिए पर्याप्त होगा। हाँ, मंत्री जी से मैं कह दूंगा कि तुम्हें अपने खर्चे के लिए प्रचुर मात्रा में धन दे दें और एक घोड़ा भी। हम्म। अब रानी को जब राजा की आज्ञा का पता चला तो वो बिलक बिलक कर रोने लगी। जी जी। लेकिन राजा क्या करते, विवश थे। हम्म। प्रजा के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा निर्णय लेना पड़ा था। जी। वे भी राजकुमार को बहुत प्यार करते थे, पर राजकुमार तो सुधरने के लिए तैयार ही नहीं था। जी। उन्होंने सोचा शायद कुछ बार बाहर रहकर ही ये अपना स्वभाव बदल सके। जी जी। राजकुमार ने राजा रानी के चरण स्पर्श किए और एक घोड़ा तथा असंख्य अशर्फियां लेकर परदेश के लिए चल पड़ा। हम्म। चलने से पहले उसने अपने तीनों मित्रों से पूछा, हम्म। क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? हम्म। मुझे 7 वर्ष का निर्वासन का दंड मिला है। क्या बात है। हम्म। अपने माता पिता से पूछ लो। हम्म। सबने उत्तर दिया, राजकुमार, हम बचपन के मित्र हैं, हम आपके साथ अवश्य चलेंगे। हम्म। हमारे माता पिता कभी मना नहीं करेंगे। हम्म। सबने अपने माता पिता से अनुमति ली और हम्म। राजकुमार के साथ चल दिए। चलिए, फिर क्या चलते हुआ? चल हाँ, सब चलते चलते एक राज में पहुंचे। घूमते हुए राजकुमार की नजर एक दुकान पर पड़ी। वहां बहुत से हथियार रखे हुए थे। हम्म। राजकुमार ने दुकानदार से पूछा, ये तलवार बड़ी सुंदर लग रही है, क्या दाम होगा इसका? हम्म। दुकानदार ने राजकुमार की ओर देखा और कहा, बड़े ही पारखी लगते हैं आप।
ये तलवार जिसके पास रहती है उसकी रक्षा तो करती है, उसका भविष्य भी बता देती है। वाह। हम्म, जब तक इस पर पानी रहता है, इसका मालिक जीवित रहता है। पानी उतरते ही इसके मालिक की मृत्यु हो जाती है। बड़ी अद्भुत थी तलवार। अद्भुत थी। राजकुमार उस तलवार से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने 5 अशर्फी देकर तलवार खरीद ली और दुकानदार से पूछा, हम्म, क्या तुम ये तलवार बनाना मेरे मित्र को सिखा सकते हो? कितने दिन में सीख जाएगा? हम्म, 1 साल में, और मैं इसके लिए आपसे 5 अशर्फी लूंगा। हम्म। ठीक है। राजकुमार ने तलवार अपने साथ ली और 5 अशर्फियां देकर अपने लोहार मित्र को वहां छोड़ दिया। चलो। अब तीनों मित्र आगे चले। हम्म। चलते चलते दूसरे नगर में पहुंचे। घूमते घूमते बाजार में पहुंचे तो कुंवर की नजर एक बढ़ई की दुकान पर पड़ी। अच्छा। वहां एक सुंदर उड़न खटोला रखा था। हम्म। राजकुमार ने उड़न खटोले पर उड़कर उसकी परीक्षा ली, फिर 10 अशर्फी देकर उसे खरीद लिया। 10 अशर्फी उस दुकानदार को देकर अपने बढ़ई मित्र को वहां छोड़ दिया। हम्म, अब चलते चलते दोनों दोस्त एक दूसरे नगर में पहुंचे। हम्म। वहां बाजार में राजकुमार की नजर एक पिंजड़े पर पड़ी। अच्छा। हाँ, दुकानदार ने कहा, ये पिंजड़ा अमूल्य है, इसकी तीलियां खोई हुई वस्तु का पता बता देती हैं। अच्छा। अच्छा। राजकुमार ने 10 अशर्फियां देकर उसे भी खरीद लिया और हम्म, 10 अशर्फियां उस दुकानदार को देकर अपने बहेलिये मित्र को वहां काम करने के लिए छोड़ दिया। हम्म, अब राजकुमार उड़न खटोला, तलवार और पिंजड़ा लेकर आगे बढ़ा। हम्म। सहसा ही उसकी नजर एक महल पर पड़ी जो नदी के उस पार था। जी। वह नदी पर बने पुल को पार कर उस महल के पास पहुंचा। हम्म। वहां द्वार पर ही अत्यंत सुंदर लड़की खड़ी थी। राजकुमार उस पर मोहित हो गया। जी। इतनी सुंदर लड़की उसने अपने जीवन में नहीं देखी थी। हम्म, सहसा ही उस लड़की ने भी राजकुमार को देखा। राजकुमार अत्यंत रूपवान था। हम्म, वह भी उस पर मोहित हो गई। हम्म, थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर बोली, हम्म, आप राजकुमार जान पड़ते हैं, हम्म। यहाँ से फौरन चले जाइए। मेरे पिता एक दैत्य हैं। वे अच्छा। आपको, हाँ। हाँ, दैत्य थे, राक्षस की बेटी थी। हम्म। वे आपको फौरन ही खा लेंगे। आप बहुत मोहक, बहुत सुंदर हैं। मैं नहीं चाहती मेरे पिता की कुदृष्टि आप पर पड़े। हम्म, राजकुमार ने कहा, तुम उसकी चिंता न करो। हम्म। अगर हम दोनों में युद्ध हुआ तो हो सकता तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाए। अच्छा। नहीं नहीं, तुम ऐसा न करना। वे मेरे पिता हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें जान से न मारना। हम्म, थोड़ी देर बाद वो दानव आया, प्रसन्न होकर बोला, बेटी, हम्म। आज तो बहुत अच्छा भोजन मिला है। हम्म, वे राजकुमार की ओर बढ़ा ही था कि राजकुमार ने तलवार का भरपूर वार उस पर किया। हम्म। वो धरती पर गिर गया। अच्छा। राजकुमार ने ही उसे उठाया। हम्म। उसकी बेटी और राजकुमार ने मिलकर उसकी बहुत सेवा की। जी। एक शुभ मुहूर्त में दानव ने हम्म, दोनों का ब्याह करा दिया, हम्म। रहने के लिए महल दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। चलिए चलिए, कहानी धीरे धीरे मोड़ ले रही है। हाँ, राजकुमार अपने काम के लिए बाहर चला जाता था। हम्म। उसकी पत्नी बहुत सुंदर तो थी, उसके केश सुनहले थे। अच्छा। उ- हाँ, उसे लोग स्वर्ण केशी कहते थे। अच्छा। एक दिन उसने नदी में स्नान किया, हम्म, बाल धोए, कुछ बाल टूट गए थे, उन्हें एक दोने में रख के बहा दिया। हम्म, नदी के दूसरी ओर एक राज था। वहां का राजकुमार नदी के किनारे बैठा हुआ था। हम्म, उसने उत्सुकता वश वो दोना उठा लिया। हम्म, उसमें रखे हुए सुनहले बालों को देखकर वे कल्पना करने लगा, आह, जिसके बाल इतने सुंदर हैं वो हम्म। कितनी सुंदर होगी। वाह वाह। मैं तो इसी से ब्याह करूंगा। बस। उस उसने राजमहल लौटकर घोषणा कर दी, मैं स्वर्णकेशी से ही विवाह करूंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। अरे, ये तो बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई। समस्या। राजकुमार राजा का लाडला पुत्र था। राजा ने कहा, अन्न जल त्यागने की आवश्यकता नहीं बेटा, हम्म, मैं स्वर्णकेशी का पता लगवाऊंगा, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा। हम्म।
राज्य में एक चतुर दूती रहती थी। जी। राजा ने उसे बुलाया और कहा, उसे स्वर्णकेशी को ढूंढ कर लाना है। हम्म। दूती ने कहा, राजन, आपका काम हो जाएगा। हम्म। वह तुरंत ही नाव पर बैठकर चल दी। हम्म। दूर से ही उसकी नजर उस महल पर पड़ी जहाँ स्वर्णकेशी रहती थी। हम्म। उसने मल्लाह से कहा, तुम नाव उधर ले चलो। हम्म। हाँ, यही रोक दो। तुम यहीं रहना। मैं उस लड़की को ढूंढ कर लाऊंगी। उसे लेकर अपने राज वापस चलूंगी। मल्लाह वहीं रुक गया। हम्म। अब दूती ने महल जाकर द्वार खटखटाया। हम्म। द्वार स्वर्णकेशी ने ही खोला। जी। उसके जगमगाते रूप को देखकर दूती ठगी रह गई। हम्म। अब उसने अभिनय शुरू किया। हम्म। स्वर्णकेशी को लिपटाकर जोर जोर से रोने लगी। बोली, बेटी, मैं हम्म। तुम्हारी मौसी हूँ। अच्छा, मौसी हाँ बना लिया हाँ अपने को। हाँ हाँ, बिल्कुल। आह, तू तो मेरी बहन की प्रतिछवि है। हम्म। स्वर्णकेशी उसकी बातों में आ गई। मौसी को महल में ठहरा लिया। हम्म। शाम को जब राजकुमार आया तो उस दूती से राजकुमार का परिचय कराया। हम्म। बोली, ये मेरी मौसी है। हम्म। राजकुमार को वह औरत बहुत धूर्त लगी। हम्म। उसने स्वर्णकेशी को बहुत समझाया। ये औरत बहुत चालाक लगती है राजकुमारी, इसे यहाँ न ठहराओ। मगर स्वर्णकेशी पर मौसी के प्यार का रंग चढ़ चुका था। हम्म। उसने राजकुमार की बात नहीं मानी और मौसी को महल में ठहरा लिया। जी। एक दिन दूती ने स्वर्णकेशी से पूछा, बेटी, हम्म। तुम्हारे पति के प्राण कहाँ रहते हैं? ये अब कैसी बातें कर रही है मौसी? हम्म। अरे बेटी, उनके प्राणों को संकट है। हम्म। मैं प्राण रक्षा के मंत्र जानती हूँ। हम्म। तुम अपने पति से ये बात जरूर पूछना। हम्म। स्वर्णकेशी ने जब राजकुमार से पूछा तो उसे लगा ये औरत कोई खेल खेलने वाली है। हम्म। उसने स्वर्णकेशी को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्वर्णकेशी अपने हठ पर अड़ी रही। फिर क्या हुआ? राजकुमार ने विवश होकर कहा, ठीक है, मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शव को जलाना नहीं। हम्म। उसे किसी तेल के बर्तन में रखकर महल के कमरे में बंद करके ताला लगा देना, समझी? हम्म। अच्छा सुनो, मेरे प्राण इस तलवार में रहते हैं। हम्म। राजकुमार ने महल की चौखट पर कुछ लिख दिया। हम्म। स्वर्णकेशी ने दूती को बता दिया कि राजकुमार के प्राण तलवार में रहते हैं। हम्म। दूसरे दिन राजकुमार जब काम से बाहर चला गया तो दूती ने तुरंत ही स्वर्णकेशी से तलवार लेकर अंगीठी में डाल दी। अरे। हाँ, अंगीठी की आंच से तलवार का पानी उतरने लगा। हम्म। उधर राजकुमार की बेचैनी बढ़ने लगी। वह हम्म। तुरंत ही घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल की ओर चल दिया। महल हम्म। पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। हम्म। स्वर्णकेशी फूट फूट कर रोने लगी। दूती ने भी रोने का नाटक किया। हम्म। सहसा ही स्वर्णकेशी को राजकुमार की बात याद आई। हम्म। उसने उसके शव को तेल के बर्तन में रखकर महल के कमरे में रखा और ताला लगा दिया। हम्म। 10 दिन बीत गए। स्वर्णकेशी के आंसू थमते ही नहीं थे। हम्म। अब दूती ने स्वर्णकेशी को समझाया, बेटी, पति को मौत के बाद अंजलि देना जरूरी है। हम्म। हमें नाव पर बैठकर जाना पड़ेगा। तुम हम्म। अपने पति को अंजलि दे देना। हम्म। भोली भाली स्वर्णकेशी उसकी बातों में आ गई। हम्म। बाहर नाव लिए मल्लाह दूती की प्रतीक्षा कर रहा था। हम्म। दूती स्वर्णकेशी को लेकर नाव में बैठ गई। हम्म। बहुत दूर जाने पर स्वर्णकेशी को घबराहट होने लगी। उसने कहा, मौसी, बहुत दूर निकल आए हैं, अब घर लौट चलिए, मुझे घबराहट हो रही है। हम्म। घर ही तो ले चल रही हूँ तुझे। तुझे तो किसी बड़े राज की रानी बनना है। चलिए, खोला उसने अपना मुंह। हाँ, स्वर्णकेशी बहुत रोई चिल्लाई, पर वह समझ गई कि वह जाल में फंस चुकी है। उसने पति की बात क्यों नहीं मानी? अब उसे विवेक से काम लेना होगा। हम्म। दूती उसे राजमहल ले गई। राजा तो उसे देखते ही मोहित हो गए। अपनी हम्म। होने वाली बहू का भव्य स्वागत किया। हम्म। स्वर्णकेशी ने राजा से कहा, पिताजी, आपने मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, मेरा भाग्य। पर मैं 6 महीनों तक ब्याह न कर सकूंगी। मेरा एक अनुष्ठान चल रहा है। मेरे देवता रुष्ट हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती आपका कोई अहित हो।
आप तब तक नगर से बाहर मेरे रहने की व्यवस्था कर दीजिए। जी। राजा ने उसकी बात नहीं मान ली हुँ, और उसके अलग रहने की व्यवस्था कर दी। हुँ, जी। इधर राजकुमार के मित्रों ने अपना अपना काम सीख लिया था। हुँ, सबसे पहले बहेलिये के पुत्र ने पिंजड़े की तीलियों से पता लगाया कि बढ़ई का कुंवर कहाँ है। हुँ, वह उसके पास पहुंचा। हुँ, बढ़ई का पुत्र भी काम सीख चुका था। उसने अपने उड़न खटोले पर अपने मित्र को बैठाया। दोनों लोहार के पुत्र के पास पहुंचे। वह हुँ, भी अपना काम सीख चुका था। हुँ, अब तीनों को राजकुमार की चिंता थी। हुँ, बहेलिये के पुत्र ने पिंजड़े की तीलियों से पता कर लिया कि राजकुमार दूर किसी महल में है। हुँ। तीलियों की मदद से महल का पता कर तीनों मित्र उड़न खटोले पर बैठकर राजकुमार के महल के सामने पहुंच गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर दरवाजे पर राजकुमार के हाथ का लिखा हुआ पढ़कर सारा रहस्य समझ में आ गया। हुँ, तुरंत ही ताला खोलकर तलवार कुशल लोहार के बेटे ने उस पर पानी चढ़ाना शुरू कर दिया। जी, जी। जैसे जैसे पानी चढ़ता गया, राजकुमार के शरीर में प्राण आते गए। वाह, वाह! अ, क्या अ, बात है। पानी पूरी तरह चढ़ते ही राजकुमार जीवित हो गया। हुँ। अब वह स्वर्णकेशी कहकर चिल्लाने लगा। हुँ, बहेलिये के लड़के ने स्वर्णकेशी का पता लगाया। चारों मित्र उड़न खटोले पर बैठकर उस राज में पहुंचे जहां स्वर्णकेशी एक महल में अकेली रहती थी। अच्छा। राजकुमार को तीनों मित्र साधु के रूप में स्वर्णकेशी के पास पहुंचे। हुँ। अपना परिचय दिया। बोले, आपके पति धर्मशाला में ठहरे हैं। यहाँ आप राजा से कहिएगा कि ब्याह से पहले दूल्हा दुल्हन उड़न खटोले पर बैठकर राज्य की परिक्रमा करते हैं। बाकी हमारी जिम्मेदारी। वाह! क्या रिचुअल है, वाह! हाँ, बढ़ई के कुंवर ने उड़न खटोले पर बैठकर तमाशा दिखाना शुरू किया। हुँ, राजा तो बहुत प्रभावित हुआ। उसने स्वर्णकेशी की बात मान ली। स्वर्णकेशी और राजकुमार को उड़न खटोले में बैठने की आज्ञा दे दी। हुँ। दूती भी बैठ गई। अच्छा। हाँ, उड़न खटोले पर थोड़ी देर घुमाकर स्वर्णकेशी के इशारे पर बड़े के कुंवर ने दूती और राजकुमार को नदी में ढकेल दिया। चलो, वो इसी के हकदार थे दोनों। उड़न खटोला लेकर बढ़ई का कुंवर धर्मशाला में आया। राजकुमार स्वर्णकेशी को देखकर प्रसन्नता से भर उठा। राजकुमार तुरंत ही स्वर्णकेशी और अपने तीनों मित्रों को लेकर अपने राज्य चला, क्योंकि 7 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी थी। वाह! बहुत अच्छी बात है। आधा राज वनवास पूरा हो गया उनका। पूरा राजकुमारी स्वर्णकेशी, राजकुमार और तीनों मित्रों को सकुशल आया देखकर राज में खुशियां बिखर गईं। स्वर्णकेशी जैसी बहू को देखकर राजा रानी गदगद हो उठे। राज में आनंद छा गया और सब सुख से रहने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उषा जी, हाँ, स्वर्णकेशी की स्वर्णिम सुंदरता को बड़ी बीहड़ परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। हाँ, बेचारी हुँ, सौंदर्य भी अभिशाप बन जाता है जैसे जी। कभी कभी। और क्या बात है 4 दोस्तों की एकजुटता की। 7 हाँ, साल का निर्वासन तो कब कट गया पता ही नहीं चला। म हाँ, मटकी तोड़कर सबको परेशान करने वाला राजकुमार कैसे इतना समझदार हो जाता है कि वो और उसके तीनों मित्र आत्मनिर्भर भी होते हैं और राजकुमार और स्वर्णकेशी को संकटों से भी बाहर निकालते हैं। तो उषा जी, अगर एक तरफ स्वर्णकेशी की सुंदरता अद्भुत है, तो दूसरी ओर पूरी कथा के जादुई प्रसंग, उड़न खटोला, तलवार और पिंजड़े की कल्पना कथा में डूब जाने को मजबूर कर देती है। जब मुश्किलों में अपनों का साथ हो, तो निर्वासन भी फूलों भरा रास्ता बन जाता है। हाँ। इस दिलचस्प कथा के लिए उषा जी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको नीलम जी की आपने हमें अपने उसमें बुलाया और कहानी पढ़ने का मौका दिया। नमस्कार। धन्यवाद।